प्रोटोजोआ। जब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की अंडर द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी 11, तो हमारे दिमाग में कई सारी बातें आती हैं जो हमने पहले पढ़ी थी प्रोटिस्ट को लेकर। प्रोटिस्टा के अंदर आप आज एक और ग्रुप के बारे में देखने जा रहे हो, और ये सारी चीज़ें जो हम आज पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं नीट में आपको एक सवाल को सही करवा देंगी। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि प्रोटोजोआ आता किस ग्रुप में है। तो आप कहोगे कि ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्रोटिस्टा में गिना जाता है, जो किंगडम प्रोटिस्टा में गिना जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। प्रोटिस्ट है तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक तो होगा ही, जाहिर सी बात है। इसके अलावा जो पहली बात एनसीईआरटी ने बोली है प्रोटोजोआ को लेकर वो कही है कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी दूसरों से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, दूसरों से अपना फूड निकालते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ऐसा एनसीईआरटी बोलती है प्रोटोजोआ के बारे में सबसे पहले कि दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारकर खा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने उनको प्रीडेटर कह दिया। प्रीडेटर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो शिकार करता हो। प्रीडेटर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने फायदे के लिए खत्म कर देता हो, ठीक। इसके अलावा ये पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं, ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड और शेल्टर के लिए, ठीक। तो पैरासाइट के रूप में भी रह लेगा, प्रीडेटर के रूप में भी रह लेगा, कौन? आपका अपना प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ प्रीडेटर के रूप में भी अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा, प्रोटोजोआ पैरासाइट के रूप में भी अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा। कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो ये दूसरों पर ही है अपने पोषण के लिए, इसीलिए इसे ऑटोट्रॉफिक का दर्जा नहीं मिला, इसे हमने हेटेरोट्रॉफिक कहा। जो दूसरों से अपना फूड ऑब्टेन करता है उसे हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। जो दूसरों से अपना फूड और शेल्टर, भोजन और आवास दोनों हासिल करता है वो पैरासाइट कहलाता है। क्लियर? पैरासाइट हो या दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिर्फ फूड ऑब्टेन करने की बात हो, फूड और शेल्टर दोनों ऑब्टेन करने की बात है तो पैरासाइट, सिर्फ फूड ऑब्टेन करने की बात है, इन दोनों ही केस में आपने ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफिक कहा, है ना। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है जो सॉलिड फूड को इंगल्फ करते हैं, सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं एंजाइमेटिक एक्टिविटी की मदद से उस फूड को डाइजेस्ट करके उस फूड से सारा न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं और जिंदा रह लेते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ingest solid food material and with the help of enzyme they can digest or break down that food particle। समझ में आ गया? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव इन्हें क्यों कहते हैं, ये अपने आप में एक सवाल मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कोई पूछ सकता है। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि क्यों हम कहते हैं प्रोटोजोअन को प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, तो सबसे पहला सवाल तो आपको यही याद करना है कि प्रोटोजोआ आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, है ना। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, पुराना। रिलेटिव मतलब होता है रिश्तेदार। तो एनिमल्स जो यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर होते हैं, क्यों उनके करीबी रिश्तेदार को हमने प्रोटोजोआ माना है? क्योंकि ये एनिमल्स की तरह प्रीडेशन कर सकते हैं, ये एनिमल्स की तरह मूव कर सकते हैं, हालांकि कोई लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास नहीं होता, फिर भी ये पेलिकल की मदद से कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रीडेशन के बेसिस पर, पैरासाइटिज्म के बेसिस पर, परजीविता के आधार पर और शिकार के आधार पर आप प्रोटोजोआ को क्या कह सकते हो? प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कह सकते हो। तो प्रोटोजोआ का पीआर पकड़ लो, पीआर से प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल पकड़ लो। तो प्रोटोजोआ आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
स्टेटमेंट बनकर सवाल आ सकता है स्टेटमेंट 1 और एसर्शन इज प्रोटोजोआ इज द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, है ना। रीजन में दे कैन प्रीडेट, दे कैन सर्वाइव एज पैरासाइट। ऑप्शन ए, एसर्शन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। इस तरीके का सवाल बड़ी आसानी से आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किन्हें कहते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, तो आप कहोगे प्रोटोजोआ को। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैन प्रीडेट, दे कैन लिव एज पैरासाइट। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दिखाते, मतलब प्लांट की तरह कोई भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करते। आई बात समझ में? तो प्रोटोजोआ को, प्रोटिस्ट को नहीं, प्रोटिस्ट के अंदर गिने जाने वाले प्रोटोजोआ को हम कहते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। प्रोटिस्ट में तो नहीं करोगे ना ये गलती, ठीक है। इसके अलावा 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरे होते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन, तीसरे होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, चौथे होते हैं स्पोरोजोन। एमीबॉइड प्रोटोजोन की बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि लोकोमोशन के लिए इनके पास सीलिया हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है, स्यूडोपोडिया हो सकता है। रिप्रोडक्शन ये बाइनरी फिशन के जरिए कर सकते हैं, बडिंग के जरिए कर सकते हैं। इतनी बातें आपको अगर प्रोटोजोआ के बारे में पता है तो ये आपके प्रोटोजोआ वाले पार्ट का 50% पार्ट कवर कर देता है। इसके अलावा अगर हम बारी बारी से बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले नाम आता है एमीबॉइड प्रोटोजोआ का। एमीबॉइड प्रोटोजोआ में आप बात करते हो अमीबा की, और अमीबा में कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि स्यूडोपोडिया नाम के फॉल्स फीट होते हैं। स्यूडोपोडिया नाम के फॉल्स फीट होते हैं, झूठे पैर होते हैं। स्यूडो मतलब नकली, पोडा मतलब पैर। तो इन फीट लाइक स्ट्रक्चर को हमने स्यूडोपोडिया कहा है, जो बाहर पड़े हुए फूड को अंदर खींचने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बाहर पड़े हुए फूड को ये अंदर खींचने में हेल्प करते हैं। तो किसी ने आपसे पूछा कि स्यूडोपोडिया क्या होता है, तो आप कह दोगे स्यूडोपोडिया अमीबा का लक्षण है जो मदद करता है बाहर पड़े हुए फूड को अंदर ढकेलने में, अंदर खींचने में। अगर कोई फूड पार्टिकल अमीबा सेंस कर ले तो वो अपने स्यूडोपोडिया को चारों तरफ से फूड पार्टिकल की ओर ले जाकर उस फूड पार्टिकल को अंदर खींच लेता है, और जब वो फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है तो फूड वैक्यूल नाम के स्ट्रक्चर में चला जाता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बाद डाइजेस्ट हो जाता है। अमीबा में ये स्यूडोपोडिया मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अमीबा में मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है अमीबा के सेल जिसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, उसमें साइटोप्लाज्म का तेजी से मूवमेंट, और उस मूवमेंट की वजह से अमीबा भी मूव कर जाता है, ठीक है। बात समझ रहे? जिस तरह से पानी के पाउच में पानी मूवमेंट करने पर स्ट्रीम की तरह मूव करता है, उसी तरह अमीबा भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के जरिए कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखा देता है। अमीबा के पास कोई सीलिया नहीं है, कोई फ्लैजिला नहीं है तो बस स्यूडोपोडिया, जिसकी मदद से वो बाहर पड़े हुए फूड को गैदर कर सकता है और थोड़ा बहुत मूवमेंट रिप्रेजेंट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि एमीबॉइड प्रोटोजोन आपको फ्रेश वाटर यानी नदी के पानी में, सी वाटर यानी समुद्री पानी में, और मॉइस्ट सॉइल यानी गीली मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो एमीबॉइड प्रोटोजोआ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो एमीबा एमीबॉइड प्रोटोजोन का एक एग्जाम्पल है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। पेलिकल जो प्रोटिस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर है जो एक प्रोटिस्ट को फ्लेक्सिबल बनाती है। पेलिकल इज ए प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स ए प्रोटिस्ट फ्लेक्सिबल। तो प्रोटिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह क्या है, लचीलेपन की वजह क्या है? पेलिकल। क्लियर होगी बात? पेलिकल अलग चीज है, पायरिनॉइड अलग चीज है। पायरिनॉइड किसके पास होते हैं? ग्रीन एल्गे के पास होते हैं। पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर है जो प्रोटिस्ट के पास होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम कि एमीबॉइड प्रोटोजोआ के पास कोई पेलिकल नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल इज एब्सेंट इन एमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है।
इसके बाद आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन जो होते हैं वो भी एक्योटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, और इनके पास एक गलेट नाम की कैविटी होती है जिससे फूड को अंदर इंगल कर लिया जाता है। तो आपसे किसी ने पूछ लिया गलेट कहां मिलेगा, आप कहोगे गलेट तो एक ओपनिंग का नाम है जो आपकी बॉडी में भी है। आपके पास एक एयर पाइप है, आपके पास एक फूड पाइप है। फूड पाइप की ओपनिंग का नाम गलेट होता है, GULLET होता है। ठीक है, आपके पास आपका जो फेरिंग्स नामक रीजन है वहां पर एक एयर पाइप का छेद खुल रहा है और एक फुट पाइप का छेद खुल रहा है। एयर पाइप के छेद को ग्लॉटिस बोलते हैं, फुट पाइप के छेद को गलेट बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें डाइजेशन में पढ़ते हैं। गलेट इज द नेम ऑफ ओपनिंग, जो आप ही में नहीं सीलिएटेड प्रोटोजोन के पास भी है। तो गलेट 4 प्रोटोजोआ में से किसके पास है? अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो आपका जवाब क्या होगा? सीलिएटेड प्रोटोजोन होगा। सीलिएटेड प्रोटोजोन के पास गलेट होता है। इस गलेट से फूड का अंदर आगमन होता है, एंट्री होती है, और अंदर फूड को ले जाने में जो साइड में लगे हुए सीलिया होते हैं वो हेल्प करते हैं। सीलिया हेल्प्स टू गैदर द फूड इन सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन में फूड को अंदर गैदर करने के लिए कौन हेल्पफुल है? सीलिया। याद रहेगा। तो सीलिया अटैचमेंट में हेल्प करता है, हाँ करता है। सीलिया किसी सॉलिड सरफेस पर एक सीलिएटेड प्रोटोजोन को चिपकाने में हेल्प करता है, हाँ करता है। सीलिया हल्की फुल्की मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाँ करता है। सीलिया बाहर पड़े हुए फूड पार्टिकल को गलेट के द्वारा इस सीलिएटेड प्रोटोजोन की बॉडी में ले जाने में हेल्प करता है, हाँ करता है। समझ गए। इसके अलावा पेलिकल मौजूद होता है, हाँ होता है। ठीक है, तो सीलिएटेड प्रोटोजोन के पास पेलिकल होता है। ठीक है, एमीबॉयड प्रोटोजोन के पास कोई पेलिकल नहीं था। इसके अलावा हम अगले पॉइंट में अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो वो पैरामीशियम है। सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल क्या हो गया? पैरामीशियम। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन फ्री लिविंग है, मतलब ना तो किसी पर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं और ना किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए या शेल्टर के लिए। ये पैरासाइटिक नहीं होते, और अगर हैं भी तो उस ऑर्गेनिज्म के मर जाने पर ये खुद नहीं मरते, दूसरा ऑर्गेनिज्म तलाश लेते हैं एज ए होस्ट। बात समझ गए। तो ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर टोटली डिपेंडेंट नहीं होते। क्लियर। और अगर डिपेंडेंट हैं भी तो उस ऑर्गेनिज्म की मौत के बाद एक नया होस्ट तलाश लेते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म तलाश लेते हैं जो उन्हें पनाह दे सके। ठीक है, इसके बाद बात हम करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में पैरासाइट की। तो पैरासाइट के रूप में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरों पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइटिज्म ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो फ्री लिविंग भी है, पैरासाइटिक भी है। याद हो गया। फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र, जो दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, एंड कभी कभी ये डिपेंडेंट हो भी जाते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें ट्रिपैनोसोमा आता है। ट्रिपैनोसोमा नाम का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो बीमारी कॉज करता है उसे स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा का इन्फेक्शन आपके मेनिंजियल लेयर्स में होता है। आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड में 3 कवरिंग होती हैं जिसे हम ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर कहते हैं। इन के बीच का जो स्पेस होता है उसे सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, है ना, सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ठीक है, इन स्पेसेस में भरा होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है झटकों से, जर्क से, ठीक है, इन्फेक्शन से। लेकिन इन सभी लेयर्स को भेद कर किसी भी वजह से अगर लेशमेनिया नाम का या ट्रिपैनोसोमा नाम का कोई पैरासाइट आप में एंटर हो जाए तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें कॉज करता है। ठीक है, लेशमेनिया डोनावानी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है। ट्रिपैनोसोमा आपके CSF में घुसकर आपके मेनिंजियल लेयर्स में इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, इन्फेक्शन का कारण बनता है, और उससे जो समस्या उत्पन्न होती है उसे स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। हर SS का मतलब स्क्रीनशॉट नहीं होता। ठीक है,
यहां पर एसएस का मतलब है स्लीपिंग सिकनेस, याद हो गया। तो स्लीपिंग सिकनेस समझ में आ गया। लेशमैनिया डोनावानी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है ना। तो आपसे पूछा जाएगा स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, तो आप कहोगे प्रोटिस्ट। ठीक है, कौन सा प्रोटिस्ट? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन? एमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड या स्पोरोजोन? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में कौन? ट्रिपैनोसोमा। सोमा का सोना पकड़ लो, सो ना, ट्रिपैनोसोमा, याद हो गया। ठीक है, लेशमेनिया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एक उदाहरण है, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा फ्लैजिला इनके पास होता है लोकोमोशन के लिए, ये अपने आप में एक सवाल है, नाम में ही आ गया है फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला है ना। सीलिएटेड के पास क्या था? सीलिया था। एमीबॉइड के पास कुछ नहीं था। स्पोरोजोन की अगर बात करें तो इसमें भी आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगा। तो हमने इतना तो सीख लिया कि प्रोटोजोआ में एक ही ऐसा है जिसके पास फ्लैजिला है, और वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमेनिया। ओके, स्पोरोजोन। नोटोरियस एग्जाम्पल जो इसमें आपको याद रखना है वो है प्लाज्मोडियम। नोटोरियस मतलब वेल नोन। नोटोरियस वर्ड लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, उसका मतलब होता है वेल नोन, जो प्रचलित हो, जो सबके द्वारा जाना जाता हो, उससे समझाने के लिए नोटोरियस वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि कौन है स्पोरोजोन में सबसे ज्यादा नोटोरियस, तो नोटोरियस मतलब यहां पे नॉटी नहीं है, नोटोरियस मतलब यहां पर वेल नोन है, जाना पहचाना। ठीक है ना, जाना पहचाना। जैसे बीएससी एक जाना पहचाना नाम है, ठीक है ना, कम संख्या में बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। वीएससी एक जाना पहचाना नाम है, एसी होने के बाद भी गर्मी में बैठने के लिए, ठीक, चलिए, है ना। वीएससी एक जाना पहचाना नाम है जो नोट्स का वादा करके नोट्स नहीं देता उसके लिए समझ गए। तो स्पोरोजोन समझ में आ गया। और कुछ? स्पोरोजोन में एंडोपैरासाइट, आप वर्ड याद रखोगे, एंडोपैरासाइट मतलब शरीर के भीतर जो परजीविता के रूप में नजर आएगा, परजीवी के रूप में नजर आएगा, शरीर के भीतर घुसकर ये पैरासाइटिज्म दिखाएगा। शरीर के अंदर ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल स्टेजेस या एसेक्सुअल स्टेजेस अपनाएगा। इस ऑर्गेनिज्म को हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। शरीर के बाहर अगर है, होस्ट सेल के बाहर अगर कोई पैरासाइट है तो एक्टोपैरासाइट, बॉडी सेल्स के अंदर है तो एंडोपैरासाइट। क्लियर? तो एंडोपैरासाइट है या एक्सोपैरासाइट है या एक्टोपैरासाइट है, तो आपका जवाब होगा स्पोरोजोन एक एंडोपैरासाइट, है ना। एक्सो और एक्टो एक ही चीज होती है। प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है जो कॉज करता है मलेरिया, है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। फ्लाजीपैरम कॉज करता है मैलिग्नेंट मलेरिया, जानलेवा मलेरिया। ठीक है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज देखने को मिलती हैं इसके लाइफ साइकिल में। एलसी मतलब, एलसी मतलब लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में आपको स्पोर लाइक स्टेज किस प्रोटोजोआ में नजर आती है, तो आप कह दोगे स्पोरोजोन, क्योंकि आपने प्लाज्मोडियम को बहुत अच्छे से पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। आपने ये जाना है कि स्पोरोजॉइड्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पोर ही है। तो स्पोर आती है जिंदगी के चक्र में किसके? स्पोरोजोन के। ठीक है, इसके अलावा इनके पास पैलिकल नाम की चीज होती है मूवमेंट के लिए। तो आपने 4 प्रोटोजोआ में से किसके पास पैलिकल देखा फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट? स्पोरोजोन के पास और सीलिएटेड प्रोटोजोन के पास। ठीक है, सीलिएटेड और स्पोरोजोन के पास आपने क्या देखी? पैलिकल देखी। बाकी सबके पास क्या देखा? एक के पास फ्लैजेला देखे, एक के पास कुछ भी नहीं देखा, है ना। तो अगर किसी ने पूछा कि बताओ बताओ प्रोटोजोआ के बारे में बताओ, तो आप कहना एमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोन। एमीबॉइड में एमीबा, ना सीलिया ना फ्लैजिला, है ना।
सीटोपोडिया होता है जो फूड को अंदर लाने में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोन में आपने बात कर दी पेलिकल की। पेलिकल कहीं ना कहीं मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रोटीन रिच लेयर होता है जो आपको सेल मेम्ब्रेन के बाहर मिलता है। ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के बाहर या सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नेक्स्ट कई बार पेलिकल मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा गलेट नाम की चीज अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? गलेट क्या होता है? गलेट, बुलेट। बुलेट का एक और ब्रांड नेम निकला है गुलेट, है ना? ऐसा नहीं। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि कौन है जो फ्लैजिला का इस्तेमाल करता है फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोआ। ठीक है। कौन है जो मदद लेता है पेलिकल की? कोई दो ऐसे प्रोटोजोआ बताओ जो पेलिकल की मदद से मूव करते हैं। स्पोरोजोआ, याद रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इतनी बातें याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है ना? और हमने प्रोटोजोआ को यहाँ पर समाप्त कर लिया है ना? रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से और बडिंग के द्वारा हो सकता है। ठीक। आप ये बता दीजिए प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रीडेशियस भी होता है और पैरासाइटिज्म भी रिप्रेजेंट करता है, प्लांट जैसा कुछ भी नहीं दिखाता, इसलिए इसको प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल कहा जाता है। ठीक है। एनिमल्स कहाँ है? मैन नहीं। हमारे प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है? एप्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी, है ना? चिंपैंजी को हमारा सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कहा जाता है, सबसे नजदीकी रिश्तेदार। तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि आपका सबसे नजदीकी रिश्तेदार कौन है, तो आप बुआ का नाम ले लोगे। बुआ के घर चले जाते हैं जब हमारे मम्मी पापा कहीं चले जाते हैं ना, तो हम बुआ के घर चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी फोन ला के सुबह बोल देती हैं बेटा चाबी बुआ के घर से दे देना, तो हम उनके घर चले जाते हैं। ठीक है। या नानी घर चले जाते हैं, नानी घर पास में है तो। ठीक है। समझ के अधिकांश आजकल यही हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, पहले बेटियों की शादी बहुत दूर करा करते थे, आजकल क्या है घर के पास में हो जाती है। ठीक है। तो ससुराल और मायका, वो मुंह उठा के कभी मायके जाती है, मुंह उठा के ससुराल चली जाती है। ठीक है। बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, तो याद रहेगा इतना, है ना? चलिए।